दिस इज अतिया अंसारी, आपके हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम हैं हमारे चैप्टर 6 पर। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर 6, जिसका नाम है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और हम बात कर रहे हैं बिफोर 1857 की, दैट मीन्स बिफोर रिवोल्ट होने के। हमारे पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि कैसे सिविल अपराइजिंग हो रही है ब्रिटिश रूल के खिलाफ, कंपनी की टायरनी के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। भारत के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से अपराइजिंग कर रहे हैं, अपना रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। वी हैव सीन पॉलीगार्स का रिवोल्ट, वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट हैपेंड इन बनारस, केरला, विजयनगरम या भारत में। टुडे वी आर गोइंग टू टेक आवर जर्नी फॉरवर्ड और हम जानेंगे और ऐसे कई इम्पॉर्टेंट लोकल रीजनल रिवोल्ट अपराइजिंग के बारे में जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई मेन 1857 के रिवोल्ट से भी पहले। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास फॉर टुडे। सो इन आवर प्रीवियस क्लास हमने भिवानी के अपराइजिंग के बारे में समझा था। हम कंटिन्यू करेंगे और हम रिवोल्ट की बात करेंगे दीवान वेलु थम्पी की, जो 1808 और 9 में होता है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बहुत ही बुरे और हार्श कंडीशन लगा रही थी ट्रेवनकोर पर। हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया के स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर की। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेवनकोर होगा वो सब्सिडरी अलायंस जो है वेलेस्ले के अंडर एक्सेप्ट कर लेगा 1805 में। और बेसिकली वी नो दैट के सब्सिडरी अलायंस के बाद क्या कंडीशन हो जाती है विथ रिगार्ड टू द स्टेट और उसकी ऑटोनॉमी की। सो वो सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया जाएगा, लेकिन रिजेंटमेंट जो है उस रीजन में, उस तबके में कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज और उनके जो अग्रीमेंट के क्लॉज होंगे इतने हार्श होंगे। हम जानते हैं कि सब्सिडरी बनने के बाद जो भी नेटिव स्टेट होता है उसे एक हाई अमाउंट पे करना पड़ता है फॉर दैट प्रोटेक्शन। अब जो रूलर होंगे वो एरियाज जो होंगे वो पे नहीं कर पाएंगे। और हम जानते हैं कि सब्सिडरी अलायंस के अंडर एक जो ब्रिटिश रेसिडेंट होता है वो आपके दरबार में रहता है, जो एक तरीके के मिडलमैन का भी काम करता है। तो वहां पर ट्रेवनकोर में जो ब्रिटिश रेसिडेंट होगा वो ट्रेवनकोर के इंटरनल अफेयर्स में, अंदरूनी मामलात में बहुत ज्यादा मदाखलत करने लगेगा, बहुत इंटरफेयर करेगा। अब वी नो दैट कि हाँ ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते थे नेटिव इंडियन रूलर के अफेयर्स में, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स में, उनके नेबरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में, और कैसे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे। अब हाई हैंडेड एटीट्यूड ऑफ द कंपनी कंपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर, किनके प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, वेलु थम्पी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इस एटीट्यूड के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ राइज करेंगे, बगावत कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। और इस विद्रोह में उनका साथ देंगे नायर के ट्रूप्स, यानी उनकी जो आर्मी होगी वो नायर्स की होगी। अब वेलु थम्पी जो है अड्रेस्ड अ गैदरिंग इन कुंदरा, वो कुंदरा में एक गैदरिंग करेंगे जो बहुत ही पावर पैक्ड होगी, और यहाँ पे वो लोगों को आवाज देंगे कि वक्त आ गया है कि हम हथियार उठा ले इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। और ये जो उनका प्रोक्लामेशन है, ये जो उनकी गैदरिंग में अनाउंसमेंट थी, ये बहुत फेमसली कहलाया जाता है कुंदरा प्रोक्लामेशन। ओके, द प्रोक्लामेशन टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश, और हथियार उठाने की जो बात की गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि एक लार्ज स्केल में रेबेलियन टूट पड़ेगा ब्रिटिश के खिलाफ। लेकिन ऑफ कोर्स ब्रिटिश जो है उसे अब मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए सप्रेस करने की, दबाने की और पीस को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो महाराजा थे ट्रेवनकोर के, वो इस रेबेलियन को कंप्लीटली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वी नो दैट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो रिबेलियन करेंगे, और जो महाराजा है ट्रेवनकोर के वो उसे कंप्लीटली सपोर्ट नहीं करेंगे, और फाइनली जो है वो कंपनी का साथ दे देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो रिबेलियन शुरू करते हैं वेलु थम्पी, वो अपने आप को मार देंगे, दैट मीन्स इज गोइंग टू कमिट सुसाइड, सो दैट वो कब्जे में ना आ पाए। दैट मीन्स उन्हें ये गवारा नहीं होगा कि वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आए, वो अपनी जान खुद ही ले लेंगे। और उस घटना के बाद हम देखेंगे कि रिबेलियन जो है स्लो स्लो सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के जरिए।
दैट वाज ऑल अबाउट ट्रेवनकोर और कुंद्रा प्रोक्लेमेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं बुंदेलखंड की तरफ और देखेंगे वहां पे क्या डिस्टर्बेंसेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थे। तो बुंदेलखंड जो था ब्रिटिश के कब्जे में कब आता है? जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर्स में उनकी जीत होती है और उन्हें ट्रीटी के तई कुछ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मराठास हाथ लगते हैं, तो बुंदेलखंड उन्हीं में से एक था। अब वो उसे जमा कर लेंगे प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल में, बुंदेलखंड अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। अब वहां के जो एग्जिस्टिंग चीफ्स होंगे वो ऑफकोर्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, रेजिस्ट करेंगे, इसे रोकने की कोशिश करेंगे जितना लंबा वो कर पाए तब तक। और इसका नतीजा क्या होगा कि उनके पास जो फोर्ट्स होंगे, जो किले होंगे, वो ऑलमोस्ट 150 फोर्ट्स दे हैड। सो वो उसके साथ अपनी पावर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि ब्रिटिशर्स का कब्जा ना हो पाए। और जो सबसे पहला हमें बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है बुंदेलखंड से, वो होगा फ्रॉम लक्ष्मण दावा। ये एक किलेदार होंगे। किलेदार मतलब कौन होता है? किला मतलब फोर्ट, राइट? सो किलादार मतलब जो फोर्ट का कमांडर होता है। तो हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण दावा की, जो कि अजयगढ़ फोर्ट के किलादार होंगे। ये सबसे पहला रेजिस्टेंस देंगे और लक्ष्मण जो है वो फोर्ट को रिटेन कर पाएंगे, अपने पास रख पाएंगे, बट टेम्परेरीली 2 साल तक वो कैसे भी इसे खींचेंगे, बट इवेंचुअली जो है इसकी जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाएगी और उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा 1809 में और उन्हें फिर कलकत्ता भेज दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के जरिए। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट कि मेजर कोई रेजिस्टेंस बुंदेलखंड की तरफ से आए। दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा एक और किलेदार की तरफ से, और इस बार वो किला होगा कलंजार का और उस किलेदार का नाम होगा दरिया सिंह। अगेन ये भी एक अच्छी कोशिश करेंगे लेकिन 1812 में इन्हें भी दबा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे स्ट्रॉन्ग सीरियस थ्रेट किसकी तरफ से आया था, तो वो आया था गोपाल सिंह की तरफ से। गोपाल सिंह कौन थे? ये एक मिलिट्री एडवेंचरर थे। ओके, इनके कुछ डिस्प्यूट थे इनके खुद के ही अंकल के साथ, और उनके अंकल को किसका सपोर्ट था? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। ओके, 4 साल तक हम देखते हैं कि गोपाल सिंह जो है एल्यूट करेंगे सारी विजिलेंस और मिलिट्री टैक्टिक्स ब्रिटिश फोर्सेस की, और वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से सारे डिस्टर्बेंस को रोक दिया जाए। The British had to adopt a policy of binding down the hereditary chieftains of बुंदेलखंड। वो इतना परेशान हो जाएंगे और गोपाल सिंह को रोकने का उन्हें कोई जरिया नहीं समझ में आएगा, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन साइन करवाएंगे। सभी जो मुखिया होंगे ना बुंदेलखंड के, अलग अलग ट्राइब के, अलग अलग ग्रुप के, उन सभी को इकरारनामा साइन करना पड़ेगा। अब इकरारनामा क्या होता है? दैट मीन्स एक तरीके का ये एक्सेप्टेंस है कि आई अग्री, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, दैट सॉर्ट ऑफ। सो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है साइन करवाना पड़ेगा जस्ट टू डील विद गोपाल सिंह और उन्हें सप्रेस करने के लिए। सो दैट वाज अबाउट द डिस्टर्बेंसेस इन बुंदेलखंड और कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर राइज हुआ। अगर मैं बात करूं पारला की मेडी के आउटब्रेक की, तो ये शुरू होता है 1813 में और एक लंबे समय तक 34 तक लास्ट करता है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि इनका जो वेस्टर्न बॉर्डर था गंजम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आज उड़ीसा में है, मॉडर्न डे उड़ीसा में है, इसे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिला जमींदार की तरफ से और राजास की तरफ से, जो वहाँ के नेटिव लोकल राजा थे। अब जब कंपनी गंजम को अक्वायर कर लेगी, दैट मीन्स जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न बॉर्डर है, उसे अक्वायर कर लेगी, तो देयर इज गोइंग टू बी अ पर्सन नेम नारायण देव, जो वहां के राजा होंगे, नेटिव रूलर होंगे। वो इसे रेजिस्ट करेंगे और इस रेजिस्टेंस से डील करने के लिए ब्रिटिश अपना एक कर्नल भेजेगी, एंड द नेम ऑफ द कर्नल इज गोइंग टू बी पीच। एंड पीच जो है 1768 में नारायण देव को हरा देंगे, एंड जब वो एक को गद्दी से उतारेंगे, हराएंगे, तो वी नो दैट दे आर गोइंग टू मेक अनदर पर्सन ऑन द थ्रोन। वो कैसे किंग मेकर का काम करते थे। तो दे मेड गजापति देव, जो कि नारायण देव के बेटे ही थे, उन्हें जमींदार प्रोक्लेम कर दिया गया। ओके, नॉट द राजा, दे रीनेम्ड हिम, प्रोक्लेम्ड हिम एज द जमींदार। लेकिन जो नारायण देव थे हार गए थे, सप्रेस कर दिए गए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो सपोर्ट उन्हें मिलेगा उनके खुद के बेटे और उनके भाइयों का, और वो फिर से रिवोल्ट करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ।
लेकिन उनका रेजिस्टेंस को फिर से दबा दिया जाएगा, काम डाउन कर दिया जाएगा। और हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंसी वो मद्रास होगी, वहां पे जॉर्ज रसल कमिश्नर बन के आएंगे 1832 में। और जो रसल होंगे वो पूरे तरीके से अपनी सारी पावर लगा देंगे ताकि वो सप्रेस कर पाए, दबा पाए इस रिवोल्ट को। हम बात कर रहे हैं नारायण देव के सेकेंड रिवोल्ट की। एंड फाइनली हम देखेंगे कि 1834 आते आते जो रीजन था उसे पैसिफाई कर दिया गया, उसे खामोश कर दिया गया, और जो विद्रोह की सारी आवाजें थी उन्हें कुचल दिया गया। अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें एंड विल टॉक अबाउट कच्छ और वहां के रिबेलियन की, तो इट्स गोइंग टू लास्ट ऑलमोस्ट 16 ईयर्स, 1816 से 32 तक। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि एक तरीके की ट्रीटी, एक तरीके का सुलहनामा साइन किया गया था ब्रिटिशर्स और महाराजा भरमल द सेकंड के बीच में, जो कि कच्छ के महाराजा थे। लेकिन यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई कुछ वक्त के बाद महाराजा में, जिन्होंने ट्रीटी साइन की है, और ग्रुप ऑफ चीफ्टेंस जो डिफरेंट मुखिया होते थे अलग अलग फैमिलीज के या एक छोटे छोटे गिरोह के, उनके जो चीफ्टेंस थे, मुखिया थे, उनके और महाराजा के बीच में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई कि किसके पास कितनी पावर है। अब ऑफ कोर्स एज वी नो दैट ब्रिटिश हमेशा इंटरफेयर करेंगे इंडिया के नेटिव लोकल्स राजा के मैटर में, यहाँ पर भी वो करेंगे। अब यहाँ के जो इंटरनल फ्यूड्स है, जो मन मुटाव है कच्छ में, और राजा भरमल जो है एक अरब और अफ्रीकन ट्रूप्स की मिला जुलाकर एक आर्मी खड़ी करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों करेंगे? with the firm intention of removing the British from his territory. Of course the राजा जो होंगे कच्छ के, वो खुश नहीं होंगे ब्रिटिश इंटरफेरेंस के साथ, ऑल्दो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की है, बट येट ही इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी कि उनके अंदरूनी मामलात में कोई इंटरफेयर कर रहा है। सो वो अरब और अफ्रीकन की इन दोनों ट्रुप्स की मिलाकर एक आर्मी बनाएंगे ताकि वो ब्रिटिशर्स को अपनी जमीन से निकाल फेंक सके। लेकिन जो चीफ्टेंस रेंज्ड ऑन हिज साइड, और चीफ्टेंस भी जो है उन्हीं का साथ देंगे। इंटरफेरेंस ब्रिटिश ने की, लेकिन चीफ्टेंस भी राजा का साथ देंगे। द ब्रिटिश डिफीटेड एंड डिपोज्ड कच्छ रूलर। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है बड़ी आसानी से कच्छ के रूलर को डिपोज कर देते हैं, गद्दी से उतार देते हैं, और अब गद्दी पर बैठाया जाता है राव भरमाल के ही बेटे। ओके, लेकिन उनका जो बेटा था वो इन्फेंट था, छोटा बच्चा था। अब हम देखते हैं कि इतिहास में जब भी कोई राजा अपनी प्राइम एज पर नहीं है एंड द चाइल्ड इज अ माइनर, तो वहाँ पे एक रेजेंसी काउंसिल बनाई जाती है, किसी को रेजेंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश रेसिडेंट जो थे, जो उनके कोर्ट में रेसिडेंट थे, उन्हें डी फैक्टो रूलर माना गया और एक रीजेंसी काउंसिल के जरिए उसे रूल किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस किए गए इस रेजेंसी काउंसिल के जरिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंड असेसमेंट हो गया, एक्सेसिव, जिसकी वजह से लोग और नाराज हो गए। जो चीफ्टेंस थे उन्होंने फर्दर रिबेलियंस बढ़ा दिए, और जो ब्रिटिश ने उनके रिवर्सेस हुए बर्मा वॉर में, उसकी वजह से जो चीफ्स थे यहाँ पर उन्हें एक चांस मिल गया कि वहाँ पर एनीवेज ब्रिटिशर्स आर मच इंगेज, तो यहाँ पर रिबेलियन करना चाहिए। वो फिर से अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे और ब्रिटिशर्स यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने में हार जाएंगे। और हम देखेंगे कि वो कॉन्सिलेटरी पॉलिसीज, दैट मीन्स मन मुटाव को दूर करने के लिए समझौते की पॉलिसी करना चाहेंगे कच्छ के इन रिबेलियस चीफ्टेंस के साथ। इफ विल टॉक अबाउट बरेली, मिडिल इंडिया की बात करें, तो 1816 में यहाँ पर भी एक राइजिंग हुई थी। और अगर हम सोचें कि इसका एग्जैक्ट कॉज था, क्या था, क्यों ये अपराइजिंग हुई, सो इसका रीजन ये था कि एक पुलिस टैक्स जो है बरेली पर लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब ये क्या होता था? सो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से लोग बड़े ही नाखुश थे। अब ये जो इशू है, देखते देखते टैक्स से रिलीजियस बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक होंगे मुफ्ती मोहम्मद एवाज। ठीक है, ये एक ओल्ड मैन होंगे जो एक पेटिशन दाखिल करेंगे मजिस्ट्रेट ऑफ द टाउन में 1816 में। दैट मीन्स अभी कोई वायलेंस नहीं हो रही है, ही इज गोइंग टू फाइल अ पेटिशन कि ये जो पुलिस टैक्स है ये गलत है एंड शुड नॉट बी लेविड अपॉन अस। लेकिन सिचुएशन कब बदल जाएगी? जब पुलिस जो है कलेक्ट करने आएगी ना टैक्स, सो दे आर गोइंग टू हिट अ वुमन, वो एक औरत को इंजॉय कर देंगे। अब ये सिर्फ एक ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा उस सिचुएशन का, और ये एक ब्लडी
स्कफल बन जाएगा। दैट मीन्स सब लोग वायलेंस का साथ लेने लगेंगे। और हम देखेंगे जो मुफ्ती के फॉलोअर्स हैं वर्सेस जो पुलिस है जिन्होंने एक वुमन को इंजर किया है, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और 2 दिन के अंदर हम देखेंगे कि सेवरल आर्म्ड मुस्लिम्स जो हैं वो पीलीभीत से हो, शाहजहानपुर से, रामपुर से, अलग अलग जगह पर रिबेलियन करने लगेंगे। और ये रिबेलियन जैसे मैंने कहा रिलीजियस रंग ले लेगा। सो अब यहाँ पर उनका मकसद होगा अपने धर्म को बचाना और अपने मुफ्ती को बचाना जो कि उनका रिलीजियस लीडर भी होगा। 1816 में जो इंसर्जेंट्स होंगे, ये जो अपराइजिंग करने वाले होंगे, ये मर्डर कर देंगे एक प्रोविंशियल जज के बेटे का। ओके, सन ऑफ लेसेस्टर वाज मर्डर्ड। तो ऑफ कोर्स अब जो चीजें हैं और भड़क जाएंगी। ये जो अपराइजिंग है ये सप्रेस नहीं हो पाएगा बहुत आसानी से ब्रिटिशर्स के साथ, तो बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट होगी मिलिट्री फोर्सेस की। आम पुलिस से ये नहीं रुक पाएगा। सो अब जो है हथियार लेस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होगी। और हम देखते हैं कि इस रिबेलियन की वजह से मोर देन 300 जो रिबेल्स थे वो मारे जाते हैं ब्रिटिशर्स के हाथों। और इससे बहुत ज़्यादा जो है जख्मी होंगे, वुंडेड होंगे और उन्हें कैद में ले लिया जाएगा ब्रिटिशर्स की। लेकिन हमें समझना होगा ये जो अपराइजिंग थी, ये जो अपसर्ज था, ये एक प्रोडक्ट था डिसकंटेंट का, जिसके रीजंस बहुत कुछ अलग थे जो डिसकंटेंट के रीजन थे, लेकिन वो इस वजह से फूट पड़ा। वो जो वुमन को इंजर किया जाता है वो सिर्फ एक रीजन बनता है उनकी नाखुश हालात के एक तरीके के फूटने का। अदरवाइज जो रीजन था वो एलियन एडमिनिस्ट्रेशन था, वो टायरनी थी ब्रिटिशर्स की, गलत सलूक था नेटिव्स के साथ। और हम देखते हैं कि वो रिवोल्ट होता है बरेली में। लेट्स सी 1817 में जो अपसर्ज होता है हाथरस के साथ। अब यहाँ पे दयाराम नाम के एक ताल्लुकारदार होंगे जिनके अंडर कई गांव होंगे और ये होंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलीगढ़ में। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा फोर्ट ऑफ हाथरस में। अब ये जो फोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट कंसिडर किया जाता है इंडिया का। इनका एक और सेकंड फोर्ट होगा भरतपुर पर, जिसकी भी जो वॉल्स होती हैं बहुत हाई और थिक होती हैं। वी हैव टू यर अंडरस्टैंड के फोर्ट्स जो होते हैं ना वो हिस्ट्री में, जंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फोर्ट इतने स्ट्रैटेजिकली किले बनाए जाते हैं कि आप पर जब दुश्मन अटैक करता है और आप फोर्ट के अंदर हो, सो आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, प्रिविलेज होता है, क्योंकि आप इजीली अटैक नहीं हो सकते हैं और आप सामने वाले को अटैक कर सकते हैं खुद को सेफ रखे हुए। और जब फोर्ट इतना स्ट्रांग हो और उसकी वॉल्स इतनी हाई ग्रेट और थिकनेस में आगे हो तो आपको बहुत अच्छा हो जाता है टू डिफेंड योर सेल्फ। और यहाँ पर वन स्टेप अहेड ये था कि आर्टिलरी माउंटेड था। दैट मीन्स जो पूरा फोर्ट था वो हथियार लेस था, सो इट वॉज वेरी इजी फॉर देम। अब क्या हो जाता है, ड्यू टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हाई रेवेन्यूज, हमें पता है कि कैसे टैक्सेशन ब्रिटिशर्स बढ़ाते जाएंगे, दयाराम जो है वो एरियर्स पे नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स वो जो टैक्सेशन होगा नहीं पे कर पाएंगे, रेवेन्यूज पे करने में चूक जाएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो बहुत हॉस्टिलिटी भी करेंगे। दैट मीन्स अच्छे से बिहेव भी नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ और कई पोजीशंस पर उनका साथ भी नहीं देंगे। इवन वो यहाँ तक करेंगे कि जो गवर्नमेंट के फ्यूजिटिव्स होंगे, दैट मीन्स जो ब्रिटिशर्स का जिनके साथ नहीं बनेगा और वो वहाँ से भाग जाएंगे, उन्हें भी शरण देंगे दयाराम। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देगा ब्रिटिशर्स को। अब जो कंपनी है एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ अटैक करेगी 1817 में और दयाराम बहुत ही ब्रेवली इसका सामना करेंगे 15 दिनों तक, लेकिन फाइनली वहाँ से स्केप कर जाएंगे अनहार्म्ड। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि उन्हें सबमिट करना पड़ता है ऑन डिफरेंट कंडीशंस और उन्हें एक पेंशन दे दी जाती है और वो भी साइडलाइन हो जाते हैं। वी नो दैट नॉर्मली जो है सबमिशन के बाद जो नेटिव राजा होते थे उन्हें एक दूर दराज के एरिया में एक मामूली सी पेंशन देकर साइडलाइन कर दिया जाता था। यही हुआ दयाराम के साथ। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर एक और नोटेड रिबेल होंगे जिनका नाम होगा भगवंत सिंह, जो कि राजा होंगे मुरसन के। वो भी बहुत अच्छे से लड़ाई करेंगे लेकिन इवेंचुअली वो भी सबमिशन कर देंगे कंपनी के सामने। लेट्स लर्न अबाउट वन मोर रिबेलियन, दैट इज पैका रिबेलियन, वेरी फेमस 17 का जो पैका थे वो उड़ीसा से बिलोंग करते थे। और हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है ये एक ट्रेडिशनल हेरिडेटरी सिपाही थे, मिलिटिया था फुट सोल्जर्स का। ओके, पैका
पैरों से चलने वाले, मतलब सोल्जर्स होते हैं, घुड़सवार नहीं, चलने वाले फुट सोल्जर्स थे। अब इनके साथ क्या था, जैसे मैंने कहा ये ट्रेडिशनल थे, तो ये हमेशा से एक रेंट फ्री लैंड जो है इनके पास होती थी। किसके एवज में? उनकी मिलिट्री सर्विस और पोलिसिंग फंक्शन जो करते थे वहां के स्टेट में, उसके नतीजे में उन्हें एक रेंट फ्री लैंड दी जाती थी, और ये हेरिडेटरी था, ये हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा था उड़ीसा में। अब जब इंग्लिश के हाथ उड़ीसा आएगा 1803 में, तो वो डीथ्रोन कर देंगे वहां के राजा को, राजा ऑफ खुर्दा को वहां से डीथ्रोन कर देंगे, उतार देंगे। साथ ही साथ सवाल उठाया जाएगा पैका की पावर और उनकी इज्जत, उनकी प्रेस्टीज पर। अब उनसे रेवेन्यू लेने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से रेजेंटमेंट बढ़ जाएगा, न सिर्फ पैका में बल्कि एक्सेसिव रेवेन्यूज की वजह से वहां के जो किसान, पेजेंट्स और जो जमींदार होंगे वो भी बड़े ही नाराज हो जाएंगे ब्रिटिश की एक्टिविटीज के खिलाफ। और जो कॉमन मासेस है, जो हमारी आम रियाया है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस ऑफ सॉल्ट टैक्स जो है एक्सट्रीमली बढ़ा दिए जाएंगे। नमक पर जो टैक्स था वो बहुत बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी वजह से रिबेलियन को एक और एक साथ मिल जाएगा आगे बढ़ने का। और एक और ये नहीं, पैका रिबेलियन के बाद चीजें जस्ट एड अप होती जा रही थी। वन मोर थिंग दैट रियली अफेक्टेड वाज दैट कि जो कौड़ी करेंसी थी जो उड़ीसा में चलती थी, उसे बंद कर दिया गया, और कहा गया कि अब ये इट्स नॉट वर्थ इट, और अब जो यहाँ पर करेंसी चलेगी या जो टैक्सेस एक्सेप्ट किए जाएंगे वो सिल्वर में होने जो उनके चाहिए, एंसेस्ट्रल जिसकी वजह से लोग और नाराज हो ऑफ किला रोरंग वो ले लिया जाएगा कंपनी के जरिए, इंग्लिश के जरिए। अब उन्हें बस एक पेंशन पर लाकर छोड़ दिया जाएगा, उनकी जगह कब्जे में ले आई जाएगी, और ही वुड बी रिड्यूस टू जस्ट पेंशन। अब जो स्पार्क है इन सभी सिचुएशन में, जो आग लगाने की और चिंगारी का काम करेगी, वो होगा अराइवल ऑफ अ बॉडी ऑफ खोन्स, जो कि आएंगे गुमसुर से खुर्दा की टेरिटरी में 1817 में। अब क्या होगा, इनके एक्टिव सपोर्ट ऑफ मुकुंदा देवा, जो लास्ट राजा थे खुर्दा के, और बहुत सारे अदर जमींदार की वजह से जो बख्शी जगनबंधु विद्याधर है, वो एक आर्मी ऑफ पैकास को लीड करेंगे, और इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस होंगी उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, दे हैव टू रिट्रीट, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। और ये जो रिबेलियन है वो बहुत फेमसली कहलाया जाता है पैका विद्रोह, विद्रोह और विद्रोह विच मीन्स रिबेलियन। सो ये पैका विद्रोह जो है वेरी फेमस फॉर दिस एक्टिविटी। और हम जानते हैं कि जो रिबेल्स थे उन्हें इनिशियली सक्सेस मिली और ब्रिटिशर्स को पीछे हटना पड़ा, लेकिन the whole province covering Odisha in arms against the British government for some time. जगबंधु declared an outlaw along with other rebels, और उन्हें शेल्टर दिया गया राजा ऑफ नयागरा के जरिए भी। ऑल्दो जो दीनबंधु थे संतरा एंड हिज ग्रुप, उनको सरेंडर बिलाखिर करना पड़ा इन 1880 में। हम देखते हैं कि जगबंधु जो है वो इवेट करेंगे ब्रिटिश की विजिलेंस को, उनके जो सब तरह की सिक्योरिटी है उसमें भी इन्वेट करेंगे, और इंस्पाइट ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफर्ड, मतलब उनके सर पर बाउंटी रखी जाएगी, उनके सर पर इनाम रखा जाएगा कि अगर उनके बारे में कोई भी इंसान कुछ भी बताता है तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। बट यू नो व्हाट द पीपल डू, दे डिड नेवर बिट्रे द लीडर्स, वो अपने लीडर्स के वेयर अबाउट्स कभी नहीं बताएंगे गवर्नमेंट्स को, और अपने लीडर्स को हेल्प करेंगे। जो पैका रिबल्स है वो बहुत लंबे समय तक गोरिल्ला वॉरफेयर जो होती है, गोरिल्ला टैक्टिक्स जो होती है, उसकी मदद से छुपते छुपाते लड़ाई करते रहे। लेकिन हम देखेंगे कि 1818 में जो है रिबेलियन पैका विद्रोह को बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया। जो प्रीस्ट थे, जो प्रीचिंग क्लास थी पूरी टेम्पल की, जिन्होंने जगबंधु को शेल्टर दिया था, अपने आगोश में शरण दी थी, उन्हें न सिर्फ कैद कर लिया गया बल्कि उन्हें हैंग कर दिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई। ये जो पैक थे ये बहुत ग्रेटली सफ़र करेंगे इन सभी चीज़ों के अंत में, और 1825 में हम देखेंगे कि जगबंधु जो है सरेंडर कर देंगे कुछ टर्म्स पर, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बुनियाद पर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो कैप्चर होते हैं और कैप्टिविटी में ही 1829 में दम तोड़ देते हैं, दैट मीन्स अंडर एग्जाइल ओनली ही इज गोइंग टू डाई इन 1829, सम सोर्सेज इंडिकेट दैट वे। लेकिन उनका सरेंडर हुआ, दैट इज श्योर कि उन्होंने निगोशिएटेड टर्म्स पर सरेंडर कर दिया था।
अगर हम पैक रिबेलियन के सक्सेस की बात करें तो जो इसका गेटिंग लार्ज एमिशन ऑफ एरियाज जो था वो उन्हें फ़ायदा ये हुआ कि जो रिडक्शन कर दिया गया असेसमेंट में, ठीक है, जो डिफॉल्टर्स की ज़मीनें थी, मतलब जो लोग पैसा नहीं भर पाए थे और वो डिफॉल्टर्स की ब्लैकलिस्ट में आ गए थे और उनकी ज़मीन ऑक्शन को जाने वाली थी, उसका सस्पेंशन हुआ। एक नया सेटलमेंट बनाया गया, जो टेन्योर थे, मतलब जो वक्त था किसी भी ज़मीन को अपने कब्जे में लेने का, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम उसे भाड़े पर लेने का, किराए पर लेने का, ऑल ऑफ दैट जो है चेंज हो गया। एंड अदर अंजंस ऑफ लिबरल गवर्नेंस, और थोड़ी जो गवर्नेंस है वो बेटर हुई ब्रिटिशर्स के साइड से और थोड़ी लिबरल हो गई। ये सब जो है हमें रिजल्ट मिलता है पैक विद्रॉ से। ऑल तो हम देखते हैं कि उसे सस्पेंड कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, लोगों को हैंग किया गया, इवन लीडर भी कैप्टिविटी में ही इज गोइंग टू डाई, बट ओवरऑल दीज वर द इफेक्ट, दीज वर द रिजल्ट्स, और दे वर रियली गुड विथ रिगार्ड टू जो अदर रिवॉल्ट्स हो रहे थे, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। देन 1818 में हमें एक और राइजिंग देखने को मिलती है और ये होती है वाघेरा राइजिंग। अब जो इनकी रेजेंटमेंट है, इनकी जो नाराज़गी है ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उसके कई रीजंस थे। फॉर एग्जांपल एक तो होता है कि जो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा थे उन्हें सपोर्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ। अब इसकी वजह से वाघेरा चीफ्स ऑफ ओखा मंडल जो है वो आर्म्स उठा लेंगे और वो ब्रिटिशर्स और साथ ही साथ अपने दूसरे एनिमी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब जो वाघेरा है वो इन रोड इनटू ब्रिटिश टेरिटरी में जाएंगे, ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए ज़मीनी रास्ते से ब्रिटिश की टेरिटरी में चले जाएंगे 1818-19 के वक्त। लेकिन कुछ वक्त बाद में द थिंग्स आर गोइंग टू गेट नॉर्मल और इवेंचुअली एक पीस ट्रीटी साइन कर ली जाएगी बिटवीन द टू, ब्रिटिशर्स एंड वाघेरास के बीच में, और चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी इन 1820। नेक्स्ट अब हम आसाम की बात करते हैं और यहाँ पे आता है अहोम रिवोल्ट जो कि 1828 में होगा। ब्रिटिश जो है उन्होंने कहा था कि वो आसाम को छोड़ देंगे, अपनी फोर्सेस वहाँ से हटा लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे जब फर्स्ट बर्मा वॉर थी, जो कि वक्त है 1824 से 26 का। लेकिन हम देखते हैं जब एंग्लो बर्मिस वॉर ख़त्म होती है तो वो विड्रॉ नहीं करते हैं, बल्कि वो जो अहोम की टेरिटरीज़ हैं उन्हें भी ब्रिटिश डोमिनियन में, कंपनी के डोमिनियन में लाने की कोशिश करते रहते हैं। इसकी वजह से जो है आसामीज़ जो है वो स्पार्क ऑफ हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं एंड इवेंचुअली एक रिबेलियन करते हैं 1828 में। और उनके लीडर होंगे गोमधर कोनवार जो कि एक अहोम प्रिंस होंगे। उनके साथ बहुत सारे और पैट्रियट भी उनका साथ देंगे, जिनमें होंगे धनजॉय, देन जयराम, और ये सब जो है बहुत स्ट्रांगली लीड करेंगे इस रेबेलियन को। ये सब जोरहट में असेंबल होंगे, जमा होंगे, और वहाँ पे वो फॉर्मली अपना किंग बनाएंगे गोमधार कोनवार को, जो कि एनीवेज उनके प्रिंस थे, उन्हें अपना किंग घोषित करेंगे और रिबेलियन को बहुत ताकत देंगे। लेकिन हम देखेंगे कि जो कंपनी है वो सोचती है कि उन्हें कॉन्सिलेटरी पॉलिसी करने की ज़रूरत है, दैट मीन्स एक तरीके से सुलह करने की ज़रूरत है रादर देन फाइटिंग आफ्टर अ वाइल। सो जो सुलह होती है, जो ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं, उसके अंडर क्या डिसाइड किया जाता है कि जो अपर आसाम है, जो आसाम का अपर हिस्सा है, वो महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया जाएगा, और जो किंगडम का अलग पार्ट है अपार्ट फ्रॉम द अपर आसाम, वो जो है असमीज किंग को दे दिया जाएगा। ओके, सो अपर आसाम टू महाराजा एंड पार्ट ऑफ द किंगडम वाज रिस्टोर टू द असमीज किंग। सो ऐसे जो है आसाम की जो टेरिटरीज ब्रिटिश ने वादा किया था कि बर्मा की जंग के बाद वापस कर दी जाएंगी, उसे कर दिया जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है, एंड दे बिलीव दैट इट इज़ बेटर टू डू दैट, सुलह कर ली जाए रादर देन गोइंग अहेड एंड सप्रेसिंग द रिवोल्ट, क्योंकि रिबेलियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। हम बात करेंगे 1840 के दशक में होने वाली सूरत सॉल्ट एजिटेशन का। क्या था ये? सो ऑफ कोर्स ब्रिटिश के खिलाफ जो सेंटीमेंट था वो बहुत नेगेटिव था, नो वन वाज हैप्पी विद दैट, एंड लोगों के दिल में वो नफरत बढ़ती जा रही थी। अब ये नफरत इस पॉइंट तक पहुंच गई कि डिफरेंट अटैक्स होने लगे, और हम देखते हैं कि जो लोकल सूरत की पॉपुलेशन थी वो यूरोपियन पर हमले करने लगी 1844 के आसपास। अब इसकी रीज़न क्या था? व्हाट वाज द रीज़न? देयर वर अ लॉट ऑफ रीज़न, लेकिन उस वक्त अगर हम स्पेसिफिक रीज़न की बात करें तो वो ये था कि सॉल्ट ड्यूटी जो थी, सॉल्ट पे जो टैक्स था वो डबल हो गया था, 50 पैसे से वो 1 रुपी, दैट मीन 100 पैसे कर दिया गया था।
अब जो पॉपुलर मूवमेंट है, गवर्नमेंट को विदड्रॉ करना पड़ा एडिशनल सॉल्ट लेवी, दैट मीन्स अगेन 50 पैसे ही कर दिया गया, क्योंकि जो लोग थे उनका रिजेंटमेंट और उनकी आवाज़ इतनी बढ़ गई थी कि ब्रिटिशर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो विदड्रॉ करे। लेकिन हम देखते हैं कि 1848 का वक्त आते आते गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू विदड्रॉ इट्स मेजर टू इंट्रोड्यूस बंगाल स्टैंडर्ड वेज एंड मेजर्स इन फेस ऑफ पीपल्स डिटर्मिन्ड बिड टू रिजॉर्ट एंड बॉयकॉट। सी, हम देखेंगे कि 1848 में क्या होगा, वो एक नई चीज़ लाने की कोशिश करेंगे और वो सूरत में कहेंगे कि जो बंगाल के स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स होते हैं वही सब जो नाप तोल के चीज़ें हैं वो हम सूरत में भी लागू करने वाले हैं और पीपल शुड ओबे इट। एंड ऑफ कोर्स पीपल इससे नाखुश होंगे और बहुत ज़्यादा ही रिजेंटमेंट दिखाएंगे एंड इवेंचुअली इतना डिटरमाइंड पॉपुलेशन होगी कि ब्रिटिशर्स को अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने धमकी दी थी अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बॉयकॉट कर दिया जाएगा और पैसिव रेजिस्टेंस का सहारा लिया जाएगा। तो अंत ये होता है कि ब्रिटिशर्स को दोनों चीज़ें वापस लेनी पड़ती हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद रिगार्ड टू कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रिवोल्ट्स। सो अगर हम गडकरीज की बात करें तो ये एक तरीके की मिलिट्री क्लास है जिनका काम होता था मराठा फोर्ट्स की रखवाली करना, गैरिसन करना, मतलब उनके दरवाजे पर खड़े होना। अब जो गैरिसन्स होते थे ये डिसबांड कर दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिऑर्गेनाइजेशन जब हुआ कोल्हापुर में 1844 के बाद। तो ये जैसे कि एक मिलिट्री क्लास थी जो कि हेरिडिटरी थी। सो ये फैमिली ऑफ गडकरीज के यहाँ जनरेशन से चला आ रहा था, लेकिन 1844 के बाद ये बंद हो गया। अब उन्हें हो गई अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज दैट वाज देयर वर्क। सो गडकरीज जो है रिवोल्ट करेंगे और वो ऑक्यूपाई कर लेंगे सामनगढ़ एंड भुदरगढ़, ये दोनों किले वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब जो डिसकंटेंट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी कि ये एक रिवोल्ट का शक्ल ले लेगा। इवन सावंतवाड़ी में भी पीपल जो थे यहाँ के ये ऑलरेडी रिवोल्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ और कई मौक़ों पर कर चुके थे। हम देखते हैं कि 1830, 36, 38 इन सभी ईयर्स में उनके खिलाफ एनीवे रिजेंटमेंट और रिबेलियन हो चुका था। द लास्ट बिकॉज द ब्रिटिशर्स डिपोज देयर रूलर, और 1838 में इसलिए उन्होंने रिबेलियन किया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सावंतवाड़ी के राजा को डिपोज कर दिया था, उन्हें वहाँ से हटा दिया था। साथ ही साथ हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो अथॉरिटीज इतने नए नए कानून लाती थी, लॉज लाती थी ताकि जो रीजन है जो वो ज़मीन है ज़्यादा से ज़्यादा उनके कब्जे में आ सके, लोगों पर उनका कंट्रोल बढ़ता चला जाए, और ऑफ कोर्स ये हमेशा लोगों को बहुत ही अपसेट करता था। दैट वाज गडकरी एंड सावंतवाड़ी। लेट्स सी व्हाट इज वहाबी मूवमेंट। सो जो वहाबी मूवमेंट था ये बेसिकली एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। हमें समझने की ज़रूरत है जो कोई भी मूवमेंट होते हैं या फिर जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो जनरली दो होते हैं। एक तो होते हैं रिफॉर्मिस्ट जिसमें एग्जिस्टिंग चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जाती है। देन सेकंड होते हैं रिवाइवलिस्ट जिसमें पीछे की चीज़ों पर यानी जो कुछ पहले हुआ करता था उसे रीस्टोर करने की बात की जाती है। सो दिस वॉज द रिवाइवलिस्ट, दैट मीन्स दे वॉन्टेड टू ब्रिंग बैक द ओल्ड ग्लोरी। कौन? आई एम टॉकिंग अबाउट सैयद अहमद राय बरेली जो इसके फाउंडर थे मूवमेंट के, और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे अब्दुल वहाब की टीचिंग से ऑफ सऊदी अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। ये इन दोनों लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अब जो सैयद अहमद थे वो बहुत ज़्यादा कंडेम करेंगे किस बात को? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। उनका कहना होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, उनकी वजह से इस्लाम पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है मगरबी पश्चिमी सभ्यता का, और वो कहेंगे कि रिटर्न टू प्योर इस्लाम। एज आई हैव सेड कि ये रिवाइवलिस्ट होगा। ओके, दे आर गोइंग टू बी द रिवाइवलिस्ट। तो उन्हें पीछे जाना होगा। दे वॉन्टेड द ओल्ड थिंग, द पास्ट। सो एज यू कैन से रिटर्न टू प्योर इस्लाम। एंड वो चाहेंगे कि ऐसी सोसाइटी कायम की जाए जैसे कि प्रॉफिट के टाइम में अरबिया में थी। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द वहाबी मूवमेंट। तो जो उनके लीडर होंगे सैयद अहमद, वो क्लेम करेंगे, वो डिज़ायर करते रहेंगे और फाइनली दे ही वुड गेट द पोजिशनिंग ऑफ एन इमाम। इमाम मीन्स बेसिकली द लीडर। हम देखेंगे कि स्लो स्लो कंट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हो जाएगी, एक इलेबरेट सीक्रेट कोड बन जाएगा और ये स्पिरिचुअल वाइस रीजेंट्स भी बनाए जाएंगे जो कि होंगे खलीफाज। अब जो सिथाना है नॉर्थ वेस्ट के ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पर क्या होगा, उन्हें अपना बेस बना दिया जाएगा। दे वुड कंसिडर दैट सिथाना हमारा ऑपरेशन का बेस होगा।
और इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस बन जाएगा इस चीज़ों के लिए पटना। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बॉम्बे, ये सब जो है अदर इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स बन जाएंगे वहाबी मूवमेंट के। अब इनका मेन पॉइंट ये होगा कि दे वांटेड टू मेक दारुल हर्ब टू दारुल इस्लाम। व्हाट इज इट? तो दारुल हर्ब इज अ टेरिटरी ऑफ वॉर और chaos and they wanted it to convert it to land of Islam. As I've said, they are revivalists. तो वो दारुल इस्लाम बनाना चाहेंगे। इसके लिए वो इन सभी चीज़ों के लिए जिहाद डिक्लेयर कर देंगे अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब। और जब वो फाइनली डिफीट कर लेंगे सिख रूलर को, तो पंजाब जो है, after the defeat of the Sikh ruler and incorporation of Punjab into the East India Company 1849 में इंग्लिश डोमिनियन इन इंडिया जो है बहुत बड़ा सोल टारगेट बन जाएगा वहाबी अटैक्स का। उन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया था सिख किंगडम के खिलाफ, लेकिन जब सिख किंगडम डिफीट होकर ब्रिटिश के किंगडम का हिस्सा बन जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन जाएगा, सो उनका जो अब टारगेट होगा वहाबीज का, वो सिख किंगडम की बजाय वो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे। वहाबीज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंटी ब्रिटिश जो जज्बात है भारत में फैलाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ब्रिटिश चाहेंगे कि उन्हें दबा दिया जाए। उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस में सिडिशन यानी देश के खिलाफ चीज़ें फैलाने के मुकदमे चलाए जाएंगे, और वहाबी को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, उनके रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। एंड हम देखते हैं कि उनके बहुत स्पॉडिक इनकाउंटर्स होंगे अथॉरिटीज़ के ज़रिए 1880 में भी, और 1890 के भी आसपास उनकी चीज़ें चलती रहेंगी। बस स्लो चीज़ें सिमर डाउन हो जाएंगी एंड इवेंचुअली शांत हो जाएगा वहाबी मूवमेंट भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से फोर्स काफ़ी होगा। लेट्स लर्न अबाउट द कूका मूवमेंट, जो कि 1840 में भगत जवाहर के ज़रिए शुरू किया गया था वेस्टर्न पंजाब में। अब ये जो लीडर थे, ये बाबा राम सिंह के बाद लीडरशिप अक्वायर करते हैं, और इन्हीं के नाम पर है कि उन्होंने नामधारी सिख सेक्ट जो है शुरू किया था। अब जो ब्रिटिश हैं वो जब वो पंजाब को अक्वायर कर लेंगे, तो मूवमेंट का जो रंग है वो बहुत बदल जाएगा, और ये रिलीजियस प्योरिफिकेशन कैंपेन से बन जाएगी अब पॉलिटिकल कैंपेन। एक वक्त में ये नामधारी सेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स के हाथों पंजाब चला जाएगा, तो अब ये बन जाएगा एक पॉलिटिकल कैंपेन। और उनके बेसिक पॉइंट्स हो जाएंगे कि दे वांटेड टू अबॉलिश कास्ट, दे वांटेड एंड जो भी छूत है, जो डिस्क्रिमिनेशन है सिख के बीच में, वो ख़त्म करना है। उन्हें डिस्करेज करना था, वो अपने लोगों को चाहते थे कि वो कंज्यूम ना करें मीट या फिर शराब, अल्कोहल या फिर डिफरेंट तरीके के ड्रग्स। वो इंटर मैरिज की परमिशन देना चाहते थे, वो चाहते थे कि विधवाओं को फिर से शादी करने का हक मिले। साथ ही साथ वो चाहते थे कि जो पर्दा सिस्टम था उससे औरतें बाहर आए, स्टेप आउट ऑफ सेक्युलेशन। ये सब चीज़ें जो है स्लोली इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कैसे ये रिलीजियस से पॉलिटिकल हुआ, उनके क्या पॉइंट्स थे, तो जो कूका थे वो ऑफकोर्स बेसिक उनका एम था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है और सिख रूल की पंजाब में वापस से स्थापना करनी है, जैसे कि ब्रिटिशर्स के कब्जे से पहले था। ये बॉयकॉट का भी सहारा लेंगे और हैंड वोवन क्लोथ्स को प्रमोट करेंगे। ये स्वदेशी की बात करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सहारा लेंगे। एंड अगर हम देखें कि जो स्वदेशी, बॉयकॉट, नॉन कोऑपरेशन है, 1920 में जब वो भारत की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का हिस्सा बनते हैं, उससे बहुत पहले हमें कूकास के स्ट्रगल्स में देखने को मिलता है। अब ऑफकोर्स ब्रिटिश जो है बहुत स्टेप्स लेगी इनको क्रश करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए 1863 से 72 के अरसे में। और फाइनली हम देखेंगे कि 1872 में जो राम सिंह होंगे उन्हें रंगून डिपोर्ट कर दिया जाएगा, दैट मीन्स बर्मा उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को भी भेजा जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिविल अपराइजिंग दैट टुक प्लेस बिटवीन 1857। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे और देखेंगे पेजेंट मूवमेंट्स के बारे में। हम देखेंगे कि उसमें रिलीजियस ओवरटोन कैसे हुआ। विल ऑल्सो लर्न अबाउट द ट्राइबल मूवमेंट्स, बट ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट क्लास।